आपको ये वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट 20 होगा। पार्ट 20 के अंतर्गत यहाँ पर हम आपको राष्ट्रीयता के और पार्ट 20 के अंदर आपको यूनिट 4 जब आपको यहाँ पर है राष्ट्र राज्य प्रणाली नेशन, आपको राष्ट्र नेशन स्टेट सिस्टम है, राष्ट्र नेशन स्टेट सिस्टम है, उसको यहाँ पर देखते हैं। इसका आपको अध्याय 3 और लास्ट अध्याय आपको यहाँ पर राष्ट्रीयता के देखिए, राष्ट्रीयता के आविर्भाव से साम्राज्यों का विघटन देखिए। इसमें देखिए आपको क्या 19वीं शताब्दी यूरोप में राष्ट्रीयता की लहर समस्त 19वीं शताब्दी यूरोप में राष्ट्रीयता की लहर समस्त यूरोप में मेटरनिक की प्रतिक्रियावादी नीति के बावजूद तीव्र गति से फैल रही थी। 1829 ईस्वी में यूनान टर्की के प्रभाव से मुक्त हुआ, तो 1830 ईस्वी में बेल्जियम वासियों ने अपनी बंदूकों की सहायता से डचों से मुक्ति पाई। देखिए 1831 और फिर 1863 ईस्वी में पोलैंड के लोगों ने रूस के जार के विरुद्ध बगावत कर दी, परंतु सफलता नहीं मिली। इटली और जर्मनी के एकीकरण राष्ट्रवाद के प्रसार से संभव हो सका। देखिए 1815 यहाँ देखिए 1815 देखिए हम 1815 के बाद के काल में यूरोप के हर देश में क्रांतिकारी गतिविधियों का आविर्भाव हुआ। कुछ देशों में आपको क्रांतिकारियों को देश राजतंत्र शासक को उखाड़ फेंकना एवं कृषि दासता को समाप्त करना था, और कुछ अन्य देशों में सामाजिक राजनीतिक एवं आर्थिक सुधार करना था। आर्थिक सुधार करना था। निसंदेह इस काल में देखिए आपको राष्ट्रीयता का तत्व मुख्य शक्ति के रूप में उभर कर सामने आया। देखिए आपको राष्ट्रवादी समानता निरंकुशता के खिलाफ इस युग के राष्ट्रवादी क्रांतिकारी केवल अपने राष्ट्र के लिए ही नहीं लड़े, अपितु दूसरे देखिए यहाँ पर क्या अपितु दूसरे के लिए भी लड़े, जैसे इमेजिनी गरीबाल्डी, साइमन बोलीवर, सेंट मार्टिन, हो हिगिंस, दक्षिण अमेरिका आदि। देखिए यहाँ पर क्या दक्षिण अमेरिका आदि देखिए इस युग की क्रांतिकारी मनोवृत्ति की मनोवृत्तियों का संक्षेप इंग्लैंड के महाकवि लॉर्ड बायरन जो यूनान की आज़ादी के लड़ा और मरा था के शब्दों में प्रकट कर सकते थे। और मैं लड़ूंगा हर तानाशाही के खिलाफ हर देश में। देखिए मैं लड़ूंगा हर तानाशाही के खिलाफ हर देश में। देखिए हमें यह समझ लेना चाहिए कि ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक का पतन 1828 में राष्ट्रीयता की जीत का जीवंत उदाहरण है। मेटरनिक तो आपको यूरोप बर्मा को राष्ट्रवाद को कुचलने की कोशिश असफल जरूर हुई, किंतु उसके प्रतिक्रियावादी कदमों का राष्ट्रवादी एवं क्रांतिकारियों को सामना करना पड़ा। देखिए मेटरनिक युग की बयार को पहचान नहीं पाया। उसकी प्रतिक्रियावादी नीति ने ऑस्ट्रिया का भी भला ना हो सका। ऑस्ट्रिया यूरोप का एक पिछड़ा देश रह गया। इसके विपरीत मध्य यूरोप में प्रसार देखिए इसके विपरीत मध्य यूरोप में आपको प्रसार प्रगति करता रहा। विकास के दौरान आपको ऑस्ट्रिया इतना पिछड़ गया कि मेटरनिक के पतन के बाद यूरोप का नेतृत्व शीघ्र ही प्रसार के हाथ में आ गया। देखिए फिर आपको यहाँ पर यूनान की स्वतंत्रता संग्राम 1814 से लेकर 1829 ईस्वी तक देखिए बाल्कन प्रायद्वीप में अनेक प्रजातियाँ निवास करती थी, जो सभी प्रकार से तुर्क लोगों से भिन्न थी। वे प्रजातियाँ ईसाई थी और मुसलमान तुर्कों का अत्याचारी शासन एवं शोषण से दुखी थी। जब तक तुर्क लोग शक्तिशाली रहे तब तक तो ये सब प्रजातियाँ दबी रहे, किंतु जब सुल्तान की दुर्बलता के कारण समाज की शक्ति छीन होने लगी, तो उसमें आशा का संचार हुआ और वे अपनी स्वतंत्रता का स्वप्न देखने लगी। फ्रांस की क्रांति और नेपोलियन द्वारा यूरोप में राष्ट्रीयता और जनतंत्र की जो भावना उत्पन्न की गई थी वह सारी यूरोप में वर्षों तक गूंजती रही। वियना कांग्रेस के बाद इस क्षेत्र में राष्ट्रीयता की लहर तीव्र गति से बढ़ने लगी। देखिए यूनान का स्वतंत्रता युद्ध देखिए यहाँ पर क्या यूनान का स्वतंत्रता युद्ध वियना सम्मेलन के बाद बाल्कन राष्ट्रीयता की सबसे प्रमुख घटना थी। देखिए यहाँ पर क्या देखिए 18वीं शताब्दी के अंत में यूनानी लोगों में अपने प्राचीन गौरव के प्रति चेतना जागृत हो रही थी। इस समय आप देखिए हम इस समय यूनानी भाषा और साहित्य का पुनरुत्थान करने के लिए वहाँ एक बौद्धिक आंदोलन प्रारंभ हुआ। एडेमेंटियास कोरेंज 1827 ईस्वी नामक प्रसिद्ध लेखक ने, जो स्वयं फ्रांस की क्रांति से प्रभावित था, अनेक पुस्तकों के माध्यम से यूनानियों को उनकी प्राचीन सांस्कृतिक देन के प्रति जागरूक रहने का संदेश दिया। कॉन्स्टेंटाइन रीगस 1760 से 1794 ईस्वी नामक एक अन्य राष्ट्रवादी साहित्यकार ने देशभक्तिपूर्ण गीतों की रचना की। इससे यूनानियों को अपनी स्वतंत्रता अखरने लगी। ये देखिए वे तुर्की के अत्याचारपूर्ण शासन से मुक्त होकर प्राचीन यूनानी समाज को पुनः प्रतिष्ठित करने की योजना बनाने लगे। फिर आपको देखिए फ्रांसीसी क्रांति के द्वारा प्रसारित विचारधारा के कारण भी उनकी राष्ट्रीयता और स्वतंत्रता की इच्छा अधिक बलवती हो गई। देखिए हेजन का यह कथन सत्य है कि तुर्की बाद में
में यूनानी डूब तो गया किंतु नष्ट नहीं हुए थे। यूनान के देखिए यूनान के ईसाइयों को जितनी धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त हुई उतनी आयरलैंड के कैथोलिक या ऑस्ट्रिया के प्रोटेस्टेंट को प्राप्त नहीं थी। चर्च में भी ग्रीक पादों को महत्वपूर्ण पद प्राप्त थे। उनमें एक शिक्षित मध्यम वर्ग भी था जो राष्ट्रीयता की भावना से अधिक प्रभावित था। इटली और स्पेन के समान यूनान में भी गुप्त क्रांतिकारी समितियों का गठन हो रहा था। इस गुप्त समितियों में हिटेरिया फिरके मित्र समाज नामक एक सशक्त क्रांतिकारी संगठन का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय। इसकी स्थापना रूस के ओडेसा नगर में 1814 ईस्वी में आपको हुई थी। शीघ्र इस संस्था के सदस्यों की संख्या लाखों तक पहुंच गई। इसका उद्देश्य यूरोप से तुर्कों को निकाल कर कस्तुंतुनिया में पुनः यूनानी साम्राज्य स्थापित करना था। फिर यूनानी नेताओं की योजना बाल्कन प्रायद्वीप की समस्त ईसाई प्रजातियों को तुर्कों के विरुद्ध एक साथ खड़ा करने की थी, परंतु इस योजना में उनको सफलता प्राप्त नहीं हुई, क्योंकि तब तक अन्य प्रजातियों में राष्ट्रीय जागृति उतनी तीव्र नहीं थी जितनी यूनानियों में थी। इसके अतिरिक्त आपको विभिन्न प्रजातियों अपने पुराने पारस्परिक वेमनस के कारण यूनानियों का नेतृत्व स्वीकार करने को तैयार भी नहीं थी। लेकिन इन्हीं दिनों आपको सर्बिया में और स्वतंत्रता युद्ध चल रहा था और स्पेन पुर्तगाल था। इटली में विद्रोह की आग सुलग रही थी। अतः यूनानियों ने भी आपको 1821 ईस्वी में अपने स्वतंत्रता संग्राम को आरंभ कर दिया। देखिए स्वतंत्रता संग्राम का आरंभ अल्बानिया में जनीना के सूबेदार अली पाशा के विद्रोह से हुआ। तुर्की के सुल्तान ने खुर्शीद पाशा को भिजवाकर अली पाशा के विद्रोह को पूर्णतः दबा दिया। लेकिन इसी समय को मोल्डेविया के निवासियों ने अलेक्जेंडर हिप्सिलाटी के नेतृत्व में विद्रोह किया। यूनानी लोगों को विश्वास था कि उन्हें रूस से सहायता प्राप्त हुई, किंतु विद्रोहियों के विरुद्ध दुर्भाग्य इस समय लाइबेक की कांग्रेस चल रही थी। वहाँ यूनानी आकांक्षाओं के साथ सहानुभूति रखते हुए रूस के जार अलेक्जेंडर ने मेटरनिक के प्रभाव में आकर उनका साथ नहीं दिया और तुर्की ने उन्हें 3 माह में ही आपको पास कर दिया। देखिए इस प्रकार यूनानियों की स्वतंत्रता का प्रथम प्रयास असफल रहा। देखिए मोरिया में आपको विद्रोह देखिए मोल्डेविया के विद्रोह के दमन के पूर्व ही मोरिया तथा एजीवन सागर के द्वीपों में बड़े पैमाने के विद्रोह आरंभ हो गए। विद्रोही के पास कोई सुसंगठित सेना नहीं थी, किंतु उनमें राष्ट्रीयता का जोश था। इस संघर्षों के आरंभ में यूनानियों में आपको मोरिया में लगभग 25,000 मुसलमानों की हत्या कर दी थी। तुर्की ने भी आपको चियोस नामक स्थान पर 3,000 यूनानियों की हत्या करवा दी थी। अतः यूनान से सहानुभूतिपूर्ण रखने वाले हजारों व्यक्ति यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में सहायता करने पहुंच गए। देखिए 1820 ईस्वी आरंभ तक तुर्की की सेना विभिन्न स्थानों पर पराजित हुई। देखिए सुल्तान महमूद द्वितीय ने जब यह अनुभव किया कि तुर्की अकेला यूनानियों को युद्ध में परास्त नहीं कर सकता, तो उसने मिस्र के सूबेदार मेहमत अली से सहायता मांगी। मेहमत अली ने इस सहायता के बदले में सीरिया दमिश्क की सूबेदारी का वचन प्राप्त करके अपने पुत्र इब्राहिम पाशा को एक यूरोपीय ढंग पर प्रशिक्षित सेना के साथ भेजा। उसकी सैनिक शक्ति के समक्ष यूनानी देशभक्त नहीं टिक सके और उनकी सैनिक शक्ति छिन्न भिन्न हो गई। देखिए अप्रैल 1826 ईस्वी में मोरिया तथा मिश्रांधी का पतन हो गया। जून 1827 ईस्वी में एथेंस विद्रोहियों के साथ से निकल गया और यूनानियों की पराजय निश्चित दिखाई देने लगी। देखिए वहाँ पर हजारों ईसाइयों को मौत के घाट उतारा गया था। स्त्रियों और बच्चों को दास बनाकर बेच दिया गया। अब यूनानियों का प्रतिशोध लगभग समाप्त हो गया, किंतु इब्राहिम के अत्याचारों ने रूस तथा अन्य यूरोपीय राज्यों को विचलित कर दिया। 1827 ईस्वी में यूनानी स्वतंत्रता संग्राम ने एक नया मोड़ ले लिया। देखिए यूरोपीय राज्यों तो आपको यूनान में हस्तक्षेप है। देखिए यूनान के विद्रोह का प्रश्न यूरोपीय व्यवस्था के सामने लाइबेक सम्मेलन के सम्मुख रखा गया। देखिए मेटरनिक तो उसे तुर्की के वैध सत्ता के विरुद्ध यूनानियों के विद्रोह मानता था। साथ ही वह इस घटना को सभ्यता की सीमा से बाहर का प्रश्न मानकर उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप के विरुद्ध था। इंग्लैंड का विदेश मंत्री आपको कैसरले भी अन्य राज्यों में हस्तक्षेप करने विरुद्ध था। उसकी दृष्टि में यूनानियों की सफलता का अर्थ था तुर्की साम्राज्य का विनाश और इस संभावना से उसे डर लगता था। तुर्की साम्राज्य का अस्तित्व को किसी प्रकार कायम रखना इंग्लैंड की विदेश नीति का मुख्य आधार था। इस प्रकार ऑस्ट्रिया और इंग्लैंड दोनों किसी भी प्रकार के भारी हस्तक्षेप के विरोधी थे। दूसरी ओर यूनानियों की पराजय से रूस में बेचैनी फैल रही थी। रूस तुर्की साम्राज्य का पतन चाहता था। दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ना उसकी मुख्य नीति थी। अतः यूनान का युद्ध उसे एक उपयुक्त अवसर मालूम पड़ रहा था। इसके अतिरिक्त
जाकर ग्रीक चर्च का प्रधान भी था और यूनानी लोग ईसाई धर्म की इसी शाखा में विश्वास करते थे। इसी समय आपको ग्रीक चर्च के प्रधान पुरोहित पेट्रियार्क की तुर्की के सुल्तान की आज्ञा से अपने 1821 ईस्वी में हत्या कर दी गई थी। इस कारण रूस ने तुर्की से अपने राजनीतिक संबंध तोड़ लिए तथा तुर्की की सीमा पर 1 लाख सैनिक भेज दिए। ऑस्ट्रिया और इंग्लैंड ने तुर्की के सुल्तान को यूनानियों के साथ अच्छा व्यवहार करने तथा रूस को संतुष्ट करने की सलाह दी। किंतु उस पर इस बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। देखिए, उदारवादियों एवं राष्ट्रवादियों ने यूनान की समस्या एक उत्पीड़ित एवं परिवर्तन उदारवादियों एवं राष्ट्रवादियों ने यूनान की समस्या एक उत्पीड़ित एवं परिवर्तन जाति की मुक्ति का संग्राम माना। ईसाइयों ने इसे मुसलमानों के विरुद्ध एक पवित्र धार्मिक संघर्ष के रूप में देखा। इसी भावना के कारण यूरोप के विभिन्न भागों से प्रचुर मात्रा में धन और स्वयं यूनान भेजे गए। इस सहायता के बिना यूनानियों का सफल होना कठिन था। इसी समय आपको 2 घटनाओं ने यूनानी स्वतंत्रता संग्राम की स्थिति को बदल दिया। इंग्लैंड में कैसरलिन के स्थान पर कैनिंग विदेश मंत्री बने। कैनिंग व्यक्तिगत रूप से यूनानियों के संघर्ष से सहानुभूति रखता था, किंतु विदेश मंत्री के रूप में वह किसी भी राज्य द्वारा यूनान में हस्तक्षेप करने के विरोध में था। किंतु 25 मार्च 1823 ईस्वी में उसने यूनान को विद्रोही के स्थान पर एक कुदरत राष्ट्र मान लिया। इसका मुख्य कारण यह था कि इस प्रकार की मान्यता के बिना भूमध्य सागर क्षेत्र में यूनानी जहाजों से अंग्रेजों के व्यापार को बहुत हानि हो रही थी। अतः जब इंग्लैंड यूनानियों को हटाने की मांग भी कर सकता था तो इस बात पर ऑस्ट्रिया तथा रूस को भी अपने मनोवृत्ति बदलने पड़े और हस्तक्षेप की आवश्यकता स्वीकार करनी पड़े। यूनान की समस्या के समाधान के रूस और इंग्लैंड ने अन्य यूरोपीय राज्यों से सहयोग प्राप्त करने का प्रयत्न किया। पर्सा और ऑस्ट्रिया सहयोग के लिए तैयार नहीं हुए, किंतु फ्रांस सहयोग देने को तैयार था। 6 जुलाई 1827 ईस्वी को रूस, फ्रांस और इंग्लैंड के बीच लंदन की संधि हुई, जिसके अनुसार आपको यूनान को तुर्की साम्राज्य का दिन एक स्वशासी राज्य बनाने का निश्चय किया गया। यह भी निर्णय लिया कि 3 देश हर संभव उपाय से तुर्की के सुल्तान को युद्ध विराम स्वीकार करने की व्यवस्था करेंगे। अगस्त 1827 ईस्वी में इन तीनों देशों ने इस आशय से एक प्रपत्र तुर्की के सुल्तान के समक्ष प्रस्तुत किया। इसके साथ ब्रिटिश तथा फ्रांसीसी नौसेना को आदेश दिया गया कि यदि तुर्की संयुक्त प्रपत्र को स्वीकार न करे तो तुर्की एवं मिस्र की नाकेबंदी कर दी जाए। अब यहाँ देखिए नेवारिनों का युद्ध देखिए आपको 20 अक्टूबर 1827 ईस्वी तुर्की के सुल्तान ने संयुक्त प्रपत्र प्रस्तावित योजना को अस्वीकार कर दिया। अतः मित्र राष्ट्र के संयुक्त जंगी बेड़ा सक्रिय हो गए। इब्राहिम अपने जहाजी बेड़ों को लेकर नेवारिनों की खाड़ी में बाहर निकला, किंतु वह फ्रांस, इंग्लैंड तथा रूस के संयुक्त जहाजी बेड़े का सामना नहीं कर पाए। 20 अक्टूबर 1827 ईस्वी को मिस्र तथा तुर्की को अंतिम रूप से पारित कर दिया गया। यह एक निर्णायक युद्ध था। मेटरनिक ने लिखा था कि 20 अक्टूबर 1827 ईस्वी घटना से यूरोप में एक नया युग आरंभ हुआ। इस युग की सूचना पाकर समस्त यूरोप पर इसका हका बका रह गया था। इंग्लैंड बहुत संकोचपूर्ण स्थिति में पड़ गया था। कैनिंग की 2 माह पूर्व ही मृत्यु हो चुकी थी। उसके उत्तराधिकारी वेलिंगटन आपको नेवारियों के युद्ध में कोई एक अशुभ घटना बताकर तुर्की से खेद प्रकट किया। लेकिन जनवरी 1828 ईस्वी में इस खेद प्रकट घटना द्वारा वेलिंगटन ने वास्तव में कैनिंग के वर्षों कूटनीतिक प्रयासों को फल नष्ट कर दिया। अब स्थिति रूस के पक्ष में चली गई। तुर्की ने भी इसे घृणित अत्याचार का रोष व्यक्त किया और हटाने की मांग की। तुर्की के सुल्तान ने अक्टूबर 1828 में आपको क्या कि एंकरमैन की संधि को ठुकरा दिया, जिसमें उसने रूस की मांगों को मान लिया। तुर्की रूस के विरुद्ध आपको जिहाद की घोषणा कर दी। देखिए इसमें क्या कि देखिए आप रूस और तुर्की का युद्ध देखिए आपको क्या रूस और तुर्की का युद्ध आपको 1828-1829 देखिए यहाँ पर मई 1828 में रूस के जार ने भी तुर्की के विरुद्ध इस युद्ध की घोषणा कर दी और उसी समय तुर्की की सीमा में प्रविष्ट हुई। आरंभ में तुर्की ने बड़ी वीरता से रूस का सामना किया और उसी सेना का आगे बढ़ना कठिन हो गया। यद्यपि रूस ने आपको भूमध्य सागर तटस्थता एवं लंदन की संधि का उल्लंघन न करने का आश्वासन दिया था, तथापि ब्रिटिश सरकार रूस की ओर से चिंतित थी। लेकिन जुलाई 1828 में लंदन में फ्रांस और रूस के प्रतिनिधियों की एक बैठक हुई और फ्रांस को मोरिया से मेहमत अली की सेनाओं को हटाने की जिम्मेदारी सौंपी। अगस्त 1828 ईस्वी में मेहमत अली ने स्वयं ही अपनी सेनाएं मोरिया से हटा ली। अंततः 14 सितंबर 1829 ईस्वी को बेबस होकर तुर्की के सुल्तान को एड्रियानोपोल की संधि पर हस्ताक्षर करना पड़ा। लेकिन एड्रियानोपोल की संधि 14 सितंबर 1829 देखिए इस संधि प्रमुख धारा लंदन की संधि को मान्यता देते तुर्की के प्रभुत्व क्या थी, यूनान की स्वतंत्रता आपको स्वीकार कर ली गई। दूसरा देखिए क्या डेनवी रियासत मोल्डेविया तथा वालेसिया पर नाममात्र तुर्की का प्रभुत्व रखा गया, किंतु व्यावहारिक दृष्टि से वे भी स्वतंत्र हो गई थी।
हो गई। तीसरा कि रूस को एशिया माइनर में स्थित अनापी और पोटी के नगर दे दिए गए। वासा देखिए वास्पारोस देखिए वास्पोरोस और डार्डेनेस में रूस के संधि अधिकारों को तुर्की ने पुनः पुष्टि कर दी। फिर पता देखिए रूस ने तुर्की के अन्य सभी विजित प्रदेश छोड़ दिए, किंतु काकेशस प्रदेश में जॉर्जिया तथा अन्य प्रांतों पर रूस का आधिपत्य स्वीकार किया गया। छठा देखिए तुर्की ने कार्य सागर तथा डेन्यूब नदी में सभी तटस्थ राष्ट्रों के जहाजों को आवागमन की सुविधा प्रदान की। देखिए साथ में तुर्की में रूसी से व्यापार, तुर्की में आपको रूसी व्यापारियों पर न्यायिक क्षेत्राधिकार रूस के राजदूत का रखा गया। तुर्क में आपको रूसी व्यापारियों पर न्यायिक क्षेत्राधिकार रूस के राजदूतों को रखा गया। इस संधि से ब्रिटेन बहुत चिंतित हुआ, क्योंकि उसे भय था कि इस संधि से तुर्की की शक्ति अत्यंत निर्भर हो जाएगी और मोल्डोवा तथा वालेसिया भी रूसी शक्ति में रहेंगे। साथ ही अनापी और पोटी पर रूस का अधिकार हो जाने से भारत में ब्रिटिश समाज को भय उत्पन्न हो सकता था। अब यूनान की स्वतंत्रता देखिए, इंडिया और नोबल की संधि के अनुसार 22 मार्च 1829 में लंदन की पूर्व संधि के आधार पर आपको तुर्की के प्रभुत्व आपको सूडान के राज्य का निर्माण किया जाना था, किंतु यूनान के राष्ट्रपति कैपोडिसियास जिसे 1827 में यूनान के नेताओं ने गणतंत्र का प्रथम राष्ट्रपति घोषित किया, लेकिन इस प्रथा को अस्वीकार कर दी। इस कारण यूनान में नए राज्य के स्वरूप के संबंध में अंतिम निर्णय होना अभी शेष था। दूसरी ओर इंग्लैंड एंडियानोपल के संधि द्वारा रूस के बढ़ते हुए प्रभाव को रोकना चाहता था। अतः लंदन को 1830 ईस्वी में एक नए समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके अनुसार को काम पर के लियोपोल्ड को यूनान के एक स्वतंत्र राज्य का प्रशासक बनाया जाना था, ताकि उसकी सीमाएं प्रस्तावित संधियों की अपेक्षा कम कर दी गई थी। अतः कैपोडिसियास ने इन प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। तत्पश्चात 1830 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति हो जाने से यूरोपीय राजशक्तियां यूनान की समस्या पर अधिक ध्यान नहीं दे सकी। अक्टूबर 1831 ईस्वी में कैपोडिसियास की हत्या हो जाने से यूनान में अराजकता फैल गई। अब यूनान के संबंध में शीघ्र निर्णय लेना आवश्यक था, लेकिन इस समय को इंग्लैंड में वेलिंगटन का मंत्रिमंडल त्याग पर दे चुका था। उसके समय जो नई सरकार बनी थी उसमें आपको मार्टिन विदेश मंत्री था। उसके प्रयत्नों से सितंबर 1832 में फ्रांस और रूस था ब्रिटेन में एक नया समझौता हुआ था, जिसके अनुसार यूनान को पूर्णतः स्वतंत्र राज्य मान लिया गया। दूसरा कि यूनान की सीमा पश्चिम में आटा की खाड़ी से पूर्व में बोलो खाड़ी तक निश्चित की गई। तीसरा देखिए क्या बेवेरिया के शासक के द्वितीय पुत्र राजकुमार ओटो को यूनान का राजा बनाने का निर्णय लिया गया। 27 जनवरी 1833 ईस्वी को राजकुमार ओटो ने स्वतंत्र यूनान के प्रथम शासक के रूप में यूनान में प्रवेश किया हुआ। देखिए यह यूनान की स्वतंत्रता एवं राष्ट्रता की सिद्धांत की प्रथम विजय थी। यूनान के स्वतंत्रता संग्राम के बारे में कैटलवी ने लिखा है कि यूनानियों का नाम महानता का घोतक था। वे ईसाई भी थे और विधर्मी शासन के जुए कुतार फेंकना चाहते थे। अतः उनके कुकृत्यों को क्षमा किया जा सकता था, किंतु यह स्वीकार करना ही पड़ेगा कि यूनानी स्वतंत्रता संग्राम में वीरता के साथ विश्वासघात, स्वर्ण के साथ निर्दयता, देशभक्ति के साथ भ्रष्टाचार, तृष्णा और अस्थिरता के साथ विरोचित प्रतिरोध अपने उद्देश्य के प्रति सराहनीय निष्ठा का बहुविध मिश्रण था। इस संघर्ष में यूरोप के उदारवादी एवं यूनान प्रेमी लोगों ने यूनान के राष्ट्रवादियों की सफलता महत्वपूर्ण योगदान दिया। देखिए दीर्घकालीन एवं कठोर संघर्ष के बाद यूनानियों ने आपको निरंकुश अत्याचारी तुर्की शासन से मुक्ति प्राप्त की और अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित किया। इसने पुरातन व्यवस्था पर घातक प्रहार के तहत मेटरनी की प्रणाली की नींव कमजोर कर दी। अब देखिए बेल्जियम की स्वतंत्रता हम देखिए बेल्जियम की स्वतंत्रता है यहाँ पर क्या फ्रांस के 1830 ईस्वी क्रांति ने यूरोप को भी अपने आगोश में ले लिया था। फ्रांस ने वियना कांग्रेस की प्रतिक्रियावादी व्यवस्था के विरुद्ध प्रथम सफल प्रतिरोध किया था। उससे अन्य देशों में भी लोगों को जो इस व्यवस्था के शिकार हुए थे परिणाम मिले और कई जगह उसके विरुद्ध विद्रोह होने लगे। वियना कांग्रेस ने देखिए वियना कांग्रेस ने फ्रांस की उत्तरी पूर्वी सीमा पर एक सुदृढ़ राज्य खड़ा करने के बेल्जियम को हॉलैंड के साथ सम्मिलित कर लिया, परंतु कांग्रेस ने इस बात पर ध्यान नहीं रखा कि जिन लोगों को शामिल किया जा रहा है उनकी राष्ट्रीयता एवं हित क्या है। इधर देखिए डच फ्रांस विरोधी था, वह प्रधानतः प्रोटेस्टेंट और उनका मुख्य धंधा कृषि था, व्यापार था। इसके विपरीत बेल्जियम वासी फ्रांसीसी सभ्यता से प्रभावित थे और उन्हें फ्रांसीसियों के साथ सहानुभूति थी। वे प्रधानतः कैथोलिक उद्योग प्रधान तथा भिन्न प्रकार का माल तैयार करते थे। उनका हित इस बात में था कि राज्य संरक्षण की नीति का अवलंबन जिससे उनके व्यवसायों का हित हो। जबकि डच मुक्त व्यापार के समर्थक थे। देखिए राजभाषा केवल डच थी। बेल्जियम का हॉलैंड
देखिए बेल्जियम का हॉलैंड के हक में शोषण होता था। अतः इस थोपे हुए संबंध के विरुद्ध में बेल्जियम की जनता और वहाँ के राजनेता शुरू से आपको क्षुब्ध थे और उसे तोड़ने के लिए सक्रिय थे। देखिए यद्यपि इसमें इनमें सच्चाई है कि हॉलैंड के साथ रहने पर बेल्जियम का व्यापार उद्योग ने उन्नति की तरह सड़कों न हो या आदि यातायात के साधनों में भी प्रगति हुई। किंतु डच और बेल्जियम लोगों में धार्मिक मतभेद ने दोनों के बीच इंग्लैंड ही बीच आपको सदैव ही खाई कायम रखी। यदि डच की तरफ से यदि डचों की तरफ से बुद्धिमानी का प्रदर्शन क्या होता तो शायद बेल्जियम वासी अपनी भौतिक समृद्धि के सामने राष्ट्रीयता की हानि को शायद भूल जाते, किंतु ऐसा नहीं हुआ। देखिए बेल्जियम को कई शिकायतें थी। हॉलैंड के शासक और ऑरेंज के विलियम ने शिकायतों को दूर करने का प्रयत्न ही नहीं किया, उल्टे कई प्रकार से उनके असंतोष को बढ़ाया। बता दें कि बेल्जियम की जनसंख्या हॉलैंड की जनसंख्या से दुगनी थी, परंतु स्टेट जनरल विधायिका सभा में दोनों प्रदेशों के प्रतिनिधि समान संख्या में रखे गए थे। अनुसार इसके साथ ही जो प्रतिनिधि सरकारी पदों पर थे सरकारी पदों पर थे वे सारे डच प्रतिनिधियों का साथ देते थे और इस प्रकार डच प्रतिनिधियों का बहुमत रहा करता था। बेल्जियम वासियों का खलता था। ब्रिटिश शासन के प्रशासन क्षेत्र में बेल्जियम के साथ अन्याय किया जाता था। सरकारी सेवाओं में ऊंचे पद पर प्राय डचों को ही मिलते थे और बेल्जियम वासी उनसे वंचित थे। चौथा कि भाषा का प्रश्न उतना जटिल नहीं था जितना प्राय समझा जाता है कि क्योंकि बेल्जियम की भाषा डच भाषा से 2/3 मिलती जुलती थी और नए राज्य की राजभाषा बनने का अधिकार डच भाषा का ही था, परंतु उसको जबरदस्ती राजभाषा बनाने के प्रयत्न ने आगिन में आपको घृत की आहुति का काम किया था। उसने उन पर डच कानून लाद दिया तथा कैथोलिक लोगों की शिक्षा पर प्रोटेस्टेंट निरीक्षकों की देखरेख रखी। सातवां क्या प्रेस की स्वतंत्रता पर कड़ी नियंत्रण लगाया। आठवां का हॉलैंड पर बहुत भारी ऋण था जिसका आधार बेल्जियम के सिर पड़ा और जिसका ब्याज चुकाने के बेल्जियम पर अनुपात से अधिक कर लगाए गए। इन सब बातों के कारण को बेल्जियम वासियों का असंतोष धीरे धीरे बढ़ता है और जब फ्रांस में जुलाई क्रांति हुई तो आपको भड़क उठा। 25 अगस्त को ब्रुसेल्स में एक नाटक हुआ जिसमें नेपल्स के स्वतंत्रता संग्राम का खेल दिखाएगा। नाटक देखकर जनता का जोश उमड़ा पड़ा और बाहर निकलते उसने दंगा करना आरंभ कर दिया। दंगे ने विद्रोह का रूप धारण कर लिया, लेकिन नागरिकों ने नगर की सड़कों मोर्चाबंदी कर ली और लोकप्रिय मंत्रियों पर आक्रमण कर दिया गया और एक राष्ट्रीय आरक्षक दल का निर्माण कर लिया गया। सरकारी सेना को विद्रोह दबाने में असफल हुई। इस समाचार से सारे देश में जोश उमड़ पड़ा और विदेश और देश व्यापी हो गया। देखिए पहले तो लोगों की मांग अपने लिए केवल एक पृथक विधायिका के लिए थी, परंतु जब विलियम ने उनकी मांग सुनने की जगह उनका दमन करने का प्रयत्न किया तो उन्होंने एक अस्थायी सरकार का निर्माण करके बेल्जियम की स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। अक्टूबर 1830 ईस्वी 10 नवंबर को देखिए आप क्या 10 नवंबर को एक राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ जिसमें नवीन स्वतंत्र राज्य के संविधान का निर्माण करने का आरंभ हुआ। विलियम ने यूरोपीय राज्य संघ से सहायता की अपील की। 10 वर्ष पूर्व तो ऐसी अपील तुरंत सफल हो जाती, परंतु अब स्थिति बिल्कुल बदल गई थी। यूरोपीय राज्य संघ इस समय विभक्त था। रूस और राष्ट्रीय आवास हॉलैंड की सहायता करते, परंतु मेटरनिक जर्मनी तथा इटली में होने वाले विद्रोह के दमन में व्यवस्था और रूस के जार निकोलस को पोलैंड में भयंकर विद्रोह का सामना करना पड़ा था, अतः वे दोनों उस समय भी कुछ भी नहीं कर सकते थे। प्रशा सहायता कर सकता था, वह अकेला सहायता करना भी नहीं चाहता था, किंतु क्योंकि हॉलैंड के राजा विलियम का प्रशा के राजवंश से निकट का संबंध था, परंतु उसे इंग्लैंड और फ्रांस के विरुद्ध का डर था, जो इस समस्या को शांतिपूर्ण उपायों से सुलझाना चाहता था। देखिए फ्रांस में क्रांति का राजा बन सका था और वह बेल्जियम की स्वतंत्रता का समर्थक था। इंग्लैंड भी उस समय तक विरोध करने के लिए तैयार नहीं था जब तक वहाँ फ्रांस के प्रभाव को बढ़ने का कोई भय उपस्थित नहीं हो जाता। ऐसी स्थिति में नवंबर 1830 ईस्वी में लंदन में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ जिसमें बेल्जियम की स्वतंत्रता स्वीकार की गई। नए राज का ताज किसे दिया जाए इस पर मतभेद हो गया। पहले लुई फिलिप के पुत्र नसूर के ड्यूक का नाम लिया गया, लेकिन इंग्लैंड सहमत नहीं था। अंत में आपको मैक्स कोम्बुर का जर्मन राजकुमार लियोपोल्ड राजा चुन लिया गया। जुलाई 1831 में उसका राज्याभिषेक हुआ और बेल्जियम हॉलैंड की अधीनता से मुक्त होकर यूरोप के स्वतंत्र समाज का सदस्य बन गया। परंतु विलियम ने इस व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। उसे यह बात भी बुरी लगी कि लग्जमबर्ग बेल्जियम को मिल गया। उसने बेल्जियम पर आक्रमण कर दिया। इंग्लैंड और फ्रांस ने बेल्जियम की सहायता की और विलियम को अपनी सेना बेल्जियम से हटानी पड़ी, किंतु उसने फिर भी नई अवस्था स्वीकार नहीं की। अंत 1839 ईस्वी में वह बेल्जियम की स्वतंत्रता स्वीकार कर उसके साथ मित्रता की संधि करने को राजी हुआ। इसी समय इंग्लैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, प्रशा तथा रूस ने बेल्जियम की स्वतंत्रता की गारंटी दी और सब ने उसकी सदस्यता स्वीकार की। इस प्रकार राष्ट्रीयता के प्रादुर्भाव ने डच साम्राज्य का विघटन कर दिया।
अब यहाँ देखिए संदर्भ उतना महत्वपूर्ण है। आप आगे देखिए यहाँ पर अब असमय तत्व देखें तो इटली और जर्मनी राष्ट्र में एकीकरण देखें आप। इटली के एकीकरण में सबसे प्रमुख बाधा ऑस्ट्रिया की देखिए ऑस्ट्रिया की इटली में उपस्थिति थी। इटली के एकीकरण में प्रमुख सहायक तत्व आपको यंग इटली था। लोम्बार्डी की प्राप्ति विला अफ्रीका सन 1869 ईस्वी में, नेपल्स और सिसिली विजय गिलिबाल्डी के पतनों से 1860 ईस्वी में, वेनेसिया की प्राप्ति काबुल की कूटनीति से परसा ऑस्ट्रिया युद्ध 1866 ईस्वी में भाग लेकर। देखिए रोम की प्राप्ति फ्रांस देखिए फ्रांस परसा युद्ध 1870 ईस्वी से लाभ उठाकर। देखिए जर्मन के एकीकरण में जर्मन के एकीकरण में प्रमुख बाधक तत्व पवित्र रोमन समाज का प्रभाव एवं ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप। देखिए जर्मन के एकीकरण में प्रमुख तत्व आपको जो वॉलिन था। परसा का दरबार के 1864 ईस्वी में आपको डेनमार्क को पराजित कर उत्तरी जर्मनी का परसा मिला 1866 ईस्वी में ऑस्ट्रिया परसा अर्थात सेडोवा युद्ध से। फिर आपको आगे देखिए कि दक्षिण जर्मन राज्यों का परसा मिला 1870 ईस्वी परसा 1870 ईस्वी के फ्रांस परसा युद्ध अर्थात सेडान युद्ध से मेटरनिक। अब यहाँ देखिए क्या कि इटली एक भौगोलिक अभिव्यक्ति मात्र है। मेटरनिक का इटली एक भौगोलिक अभिव्यक्ति मात्र है। इटली एक राष्ट्र है। वह भविष्य में एक राष्ट्र रहेगा तथा उसकी राजधानी रोम होगी। ये बात नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था। हम चाहे या ना चाहे हमारा भाग फ्रांस पर निर्भर है। ये बात काबुल ने कहा था। एकीकृत इटली की रचना एक पैगंबर एक राजधानी एक सैनिक ने की थी। मेरियट ने कहा था। एकीकृत इटली की रचना एक पैगंबर एक राजनयिक और एक सैनिक ने की थी। मेरियट ने कहा था। फिर जर्मनी का एकीकरण संपूर्ण जनता का कार्य न होकर एक व्यक्ति बिस्मार्क का कार्य था। ये बात लिप्सन ने कहा था। किसी भी काल की महान समस्याओं का निर्णय भाषा और बहुमत से नहीं वर्ण रक्त और रोष होता है। बिस्मार्क ने कहा था। किसी भी काल की महान समस्याओं का निर्णय भाषा और मनुष्य बहुमत से नहीं वर्ण रक्त और रोष होता है। ये बात बिस्मार्क ने कहा था। बिस्मार्क ने कहा था क्या सेडोवा में फ्रांस की हार हुई है। देखिए आप वो इतिहास के मजाकों में से एक है कि आधुनिक जर्मनी का जन्मदाता नेपोलियन था। वो इतिहास के मजाकों में से एक है कि आधुनिक जर्मनी का जन्मदाता नेपोलियन था। मिस लिप्सन ने कहा था। ऑस्ट्रिया के बाद फ्रांस के साथ युद्ध इतिहास के तर्क में नहीं थे। ऑस्ट्रिया के बाद फ्रांस के साथ युद्ध इतिहास के तर्क में नहीं थे। बिस्मार्क ने कहा था। फिर देखिए इमैजिनी इटली का आत्मा इमैजिनी इटली की आत्मा गिरिबाल्डी ने इटली की आत्मा गिरिबाल्डी ने तलवार काबुल ने मस्ता विक्टर एमोने ने शरीर बनकर इटली के राष्ट्रीय एकीकरण के कार्य को पूरा किया। बात मेरियट ने कहा था। तो फिर आपको यहाँ देखिए यहाँ से आपको यूनिट 4 जो है वो पूरी तरह से कंप्लीट होता है।